चाचा रांगड़ था। एक रात मेरी अम्मा को घर से भगा कर ले गया। लोग मुझ पर उंगलियां उठाते और मैं किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल न रही। कोई भी मुझसे शादी न करता। लोग कहते ये भी माँ की तरह घर से भाग जाएगी। मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई। तंग आकर एक रात खामोशी से चाचा के पास लेट गई। मेरे होश उड़ गए उस रात चाचा ने। मैं अपने कॉलेज से घर आ रही थी जब 3-4 नौजवान मेरे साथ साथ चलने लगे। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था जब उनमें से एक ने कहा कि ए लड़की, मेरे साथ चलोगी। उसका लहजा कुछ ऐसा था कि मैंने बर्जस्ता गुस्से से उसे देखा था, लेकिन उन चारों लड़कों की बेसाख्ता तंजिया हंसी ने मुझे नजरें झुकाने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं था जब से मेरी माँ की हकीकत आश्कार हुई थी। मेरा तो जीना दोभर होकर रह गया था। लड़के मुझे भागी हुई माँ की बेटी कहकर पुकारते थे। कहते थे कि जिसकी माँ ने देवर के साथ भागकर शादी कर ली उसकी बेटी भी ऐसी ही होगी। जब तक मैं इन बातों से अनजान थी मेरी जिंदगी में सुकून था। मैं नहीं जानती थी कि मैं जिसे अपना बाप समझती आ रही हूँ वो मेरा बाप नहीं बल्कि चचा था। मैं तो अभी इस सदमे से ही बाहर नहीं आई थी कि मोहल्ले वालों की बातें और तंज ने मेरा जीना दोभर करके रख दिया था। ऊपर से मनचलों की बदतमीजियां उरूज पर जा चुकी थी और मेरे पास सिवाय खामोशी के और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। हम काफी अरसे से इस मोहल्ले में रह रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। 10वीं का इम्तिहान जब मैंने पास किया तो हमारे मोहल्ले में हमारे घर के सामने ही कब से पड़े खाली मकान में एक नई फैमिली शिफ्ट हुई। मेरी वालिदा की आदत थी कि पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखती थी। अब भी मुझे कहने लगी कि नए पड़ोसी आए हैं, उन्हें कह दो कि रात का खाना हमारी तरफ खा लें। बेचारे शिफ्टिंग में लगे हुए हैं, कहाँ उन्हें इतनी फुर्सत मिलेगी कि अपने लिए खाना बना सके। मैं भी नए पड़ोसियों के घर आ गई। उनकी खातून भी मेरी वालिदा की ही हम उम्र थी। मैंने उन्हें खाने की दावत दी तो बड़ी खुश हो गई और कहने लगी मोहल्ला तो बहुत अच्छा है, यहाँ के पड़ोसी तो बहुत ख्याल रखने वाले हैं। मैंने कहा जी हाँ, हम सब लोग एक फैमिली की तरह ही रहते हैं। मेरी वालिदा बहुत मिलनसार खातून है, आपको उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। वो खातून भी खास हंसी मुख थी। मुझसे कहने लगी हाँ फिर तो मैं तुम्हारी वालिदा से जरूर मिलूंगी क्योंकि मुझे भी बातें करने की बहुत आदत है। फिर मेरा एक ही बेटा है जो दुबई में नौकरी करता है। मैं तो अकेली घर में होती हूँ। अच्छा है कि तुम्हारी वालिदा से मेरी दोस्ती हो जाए। मैं भी खुश हो गई कि चलो अच्छा है, अच्छे पड़ोसी हमें मिले हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उस रात उस औरत के आ जाने से हमारी जिंदगी में तबाही ही मच जाएगी। रात को मेरे वालिद फल लेकर आए थे कि नए नए पड़ोसी आए हुए हैं तो खाने के बाद फल भी उनके सामने रख देंगे। मेरी वालिदा ने खाने के बाद अच्छा एहतमाम किया था, लेकिन जैसे ही वो दोनों मियाँ बीवी हमारे घर में दाखिल हुए और मेरी वालिदा से और वालिद से उनकी मुलाकात हुई तो उस औरत के चेहरे के जाविये यकदम बिगड़ गए थे। कहने लगी तुम सुरैया हो ना? मेरी वालिदा नजरें चुरा गई। कहने लगी तौबा तौबा, मुझे पता होता कि तुम इस मोहल्ले में रहती हो तो मैं तो यहाँ घर ही न लेती। गांव से मुंह काला करके तुम शहर में इज्जत की जिंदगी जी रही हो। ये सुनना था कि मैं हैरत से अपनी वालिदा को देखने लगी। मेरी वालिदा एकदम से गुमसुम चुप सी थी और उन्हें ऐसे चुप देखकर मेरा दिल सीने में थमने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे वालिद ने कहा आप लोग यहाँ से चले जाएं। मेरे वालिद का लहजा बौखलाया सा था तो उस औरत का शौहर कहने लगा तुमने तो शायद गैरत ही मारकर मुट्ठी में दबा डाली है। अरे भाभी तो बड़ी बहन और माँ की जगह होती है और तू उसी को भगा कर ले गया। तुझे तो शर्म से मर जाना चाहिए था। देवर भाभी का रिश्ता तो सगे बहन भाइयों जैसा होता है। हम तो भाई शुरू ही से देखते आए हैं ये, लेकिन तुझे तो ये भी शर्म ना आई कि बड़े भाई की बीवी के साथ। ये कह के वो शख्स खामोश हो गया और वो औरत कहने लगी अरे चलो जी यहाँ से। फिर मेरी जानिब देखने लगी और मेरी वालिदा से कहने लगी तौबा तौबा, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी बेटी है, वरना तो मैं इसे घर के दरवाजे से ही बाहर निकाल देती। ये कहकर तो वो दोनों ही घर से बाहर चले गए और मेरी वालिदा बेजान वजूद लिए वहीं कुर्सी पर ठहर सी गई थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं उन दोनों को मशकूक नजरों से देख रही थी। मैंने कहा अम्मी औरत इतनी बकवास करके गई है, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? और वो क्या कह रही थी? फिर मैंने अब्बा की तरफ देखा तो वो भी गुस्से से मुट्ठियां भींचते बाहर गेट की तरफ देख रहे थे। जैसे उन दोनों को देखकर अब्बा को बेहद गुस्सा आया। मैं उन दोनों के पास आ गई। मैंने कहा आप मुझे बताएं ये सब क्या है? ये क्या कह रही थी? अब्बा कहने लगे कुछ नहीं कह रही, आइंदा से उन लोगों के घर मत जाना। मैं तो खामोश हो गई लेकिन वो औरत खामोश ना हुई। उसने पूरे मोहल्ले में न जाने अम्मी और अब्बा के बारे में कौन कौन सी बातें मशहूर कर दी कि पूरे मोहल्ले वाले हमें अजीब व गरीब नजरों से देखने लगे। मुझे आते जाते लोग नापसंदीदगी से देखते और वो औरत गेट पर खड़ी आवाज कसकर कहती भाई इस लड़की से भी बच के रहा करो। आप लोग जैसी माँ वैसी ही बेटी होती है। क्या खबर इसको भी इसकी माँ ने ऐसी ही तरबियत दी हो। ये ना हो कि आप लोग अपने बेटे का रिश्ता इसके साथ कर लो और ये भी देवर के साथ मुंह काला करके भाग जाए। इन सब बातों ने मुझे अपनी ही नजरों में गिरा कर रख दिया था। जब मैं रोते हुए परेशान घर में लौटती और अम्मी से ये सब बातें कहती तो वो खामोश हो जाती, रोने लगती। मैं बेहद परेशान हो गई थी। ना तो मुझे अम्मी कुछ बता रही थी और ना ही मेरा बाप। अब तो मुझे भी यही लगने लगा था कि शायद मेरी माँ बुरी है और मेरा बाप सगा बाप नहीं है।
मेरा चचा है। मुझे ये भी समझ नहीं आ रही थी कि जब मेरी वालिदा मेरे चचा की भावस थी तो उनके साथ भागी क्यों थी। मेरा दिमाग मफलूज होने लगा था। फिर ऊपर से माँ बाप की चुप ने मुझे और भी परेशान करके रख दिया था। मुझे कोई कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं ये भी नहीं जानती थी कि जिसे मैं अब्बा अब्बा कहती आ रही हूँ मेरा बाप भी है या नहीं। लेकिन ये राज भी बहुत देर तक छुपा नहीं रह सका था। एक बार मेरे वालिद का एक्सीडेंट हो गया और उनका बहुत खून बह चुका था। मेरी वालिदा बेहद परेशान होकर हॉस्पिटल पहुंची थी। मेरे वालिद का चेहरा जख्मी हो चुका था और उनके सर से भी खून बह रहा था और पांव की हड्डी भी टूट चुकी थी। मेरी वालिदा का रो रो कर बुरा हाल था। अपने वालिद को ब्लड मैं नहीं दिया था क्योंकि मेरा और उनका ग्रुप सेम था। डॉक्टरों ने बहुत सारे टेस्ट लिख कर दिए थे, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आई तो उन रिपोर्टों में एक रिपोर्ट ऐसी थी जिसे मेरा आसान खता करके रख दिया। वो एक डीएनए की रिपोर्ट थी। पढ़कर मेरे होश उड़ चुके थे। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझ पर आसमान से जमीन पर लाकर मुझे फेंक दिया हो। जिस चीज का खौफ मेरे दिल में सबसे ज्यादा था वो रिपोर्ट इसी की तस्दीक कर रही थी। मैं यही सोच रही थी कि न जाने मैं किसकी बेटी हूँ। मेरी वालिदा क्या सच में भागी हुई औरत थी? क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप दोनों ही किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन मेरे अंदर उमड़ने वाले सवालों ने मेरा सुख चैन बर्बाद करके रख दिया था। लेकिन मेरी डीएनए की रिपोर्ट में सब कुछ सच मेरे सामने लाकर रख दिया था। एक जिल्लत का तमाचा था जो मुझे अपने चेहरे पर बड़ी जोर से लगता महसूस हुआ था। क्या मैं वाकई एक ऐसी औरत की बेटी हूँ जिसने रिश्तों को पामाल करके शौहर को छोड़ के देवर से भागकर शादी की थी? क्योंकि डीएनए के मुताबिक मेरा बाप मेरा चचा नहीं था बल्कि कोई और था। देखकर तो मैं जैसे पत्थर की हो चुकी थी। मेरी वालिदा रो रही थी, दुआएं मांग रही थी कि उसके शौहर को कुछ न हो, लेकिन मुझे अपनी माँ का रोना धोना तड़पना बिलखना बुरा सा लग रहा था। जो सच्चाई मेरे सामने आई थी मुझे अपने आप से भी घिन सी महसूस होने लगी थी। अपनी माँ से नफरत होने लगी थी। मैं खामोशी से उठ गई, सारी रिपोर्टें अपनी माँ की गोद में रखी और उन्हें कहा कि मैं घर जा रही हूँ। मुझे देखकर वो कहने लगी, क्या पागल हो गई हो? तुम्हारा बाप इस हालत में अस्पताल के बिस्तर पर लेटा आईसीयू में है और अभी तो उसे होश भी नहीं आ रही। मैं यहाँ पर अकेली परेशान हूँ और तुम यहाँ मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो। तुम्हें अपने बाप का जरा भी एहसास नहीं? मैंने कहा, अम्मा मुझे इसका बहुत एहसास होता अगर वो वाकई में मेरा बाप होता। मेरा बाप नहीं है वो। ये कहकर मैं वहाँ से वापस अपने घर चली गई। पूरा रास्ता मैं रोते हुए अपने घर पहुंची थी। लोगों की कड़वी कसीली बातें अब मुझे हक और सच लगने लगी थी, लेकिन अब लोगों का रवैया इस कदर हद तक आमेज हो चुका था कि लोगों ने अब मेरी वालिदा के साथ साथ मुझे भी अताब का निशाना बनाना शुरू कर दिया था। मुझ पे फिक्रे किसी तमाचे की तरह लगते थे। मैं चाहती थी कि मैं एक अच्छी तालीम हासिल करूं और जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और मैं माहौल से निकल जाऊं, लेकिन अब तो मुझे ये भी मुमकिन नजर नहीं आ रहा था। मोहल्ले वालों ने हमें बहुत बद किरदार सा बना कर रख दिया था। मेरे वालिद जो कि मेरे असल में चचा थे मेरे घर वापस आ चुके थे, लेकिन मैं उनसे बात नहीं करती थी। वो बार बार मुझे देख कर बात करने की कोशिश करते, कभी दर्द से कर्राह कर मुझे पानी का कह देते, लेकिन मैं अपनी जगह से उठती भी नहीं थी। ना ही उन्हें पानी देती, ना खाना देती, ना उनसे कोई बात करती। वो अक्सर कहते कि तुम मुझसे क्यों बात नहीं करती हो बेटा। मैं उनकी इस तरह की बात पर उन्हें बुलंद लहजे से टोक देती कि मुझे बेटा मत कहो, मैं आपकी बेटी नहीं, आप मेरे चचा हैं। ये कहकर मैं फौरन से अपने कमरे में चली जाती। ना तो मैं अपनी माँ से बात करती और ना ही चचा से, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया था मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही थी। मेरे वालिद यूं ही बिस्तर पर लेटे रहते और अब तो वो काफी उदास भी रहने लगे थे। मेरी माँ भी अक्सर रोती रहती और वही दूसरी जाने मोहल्ले ने अलग हमारी जिंदगी जीरन करके रख दी थी। जब भी मैं कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती तो मुझ पर अजीब अजीब से ताने कसने लगते। यहाँ तक कि अब तो गाँव की लड़कियां जो कि मेरे कॉलेज में पढ़ती थी उन्होंने तो कॉलेज में मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया था और अक्सर मेरी सहेलियां भी मुझे तंज में कहने लगती कि मैं एक भागी हुई औरत की बेटी हूँ जिसने अपने शौहर को छोड़कर अपने देवर से शादी कर ली थी। ये अल्फाज मुझे इस कदर परेशान करने लगे थे कि मैंने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। 2-3 दिन तक मैं कॉलेज न गई तो मेरी माँ मेरे पास आई और आकर कहने लगी कि बेटा तुम कॉलेज क्यों नहीं जा रही, तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। उस रोज तो मैं फट पड़ी। पहली मर्तबा बुलंद आवाज में अपनी माँ से बोली और कहने लगी, किस मुंह से जाऊं मैं कॉलेज, बदनाम हो चुकी हूँ मैं। लोग मुझे कहते हैं कि भागी हुई औरत की बेटी है। बताएं मैं ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त करूं। मेरे अल्फाज सुनकर मेरी माँ का सर शर्म से झुक गया था। मैं अपनी जगह शर्मिंदा थी। उस रोज पहली बार मेरा दिल चाहा कि काश मुझे इल्म होता कि मेरा सगा बाप कहाँ है। लोगों की बातों और फिर पढ़ाई से दूरी ने तो जैसे मुझ पर डिप्रेशन ही डाल दिया था। मैं हर वक्त सोच में गुमसुम रहती और यही सोचती कि इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं अपनी जान ही ले लूं। मुझसे मजीद ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं की जा रही थी कि एक रोज मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा हुआ गुलदान तोड़ा और उसका कांच उठाकर अपनी कलाई पर मारने लगी। मेरा वजूद कपकपा रहा था। बहुत हिम्मत जुटाई, बहुत पर कोशिश की और अपनी कलाई काट दूं, मगर
इतनी हिम्मत ही जमा न कर पाई कि मैं अपनी जान ले सकूं। मेरी हालत बड़ी ही खराब हो चुकी थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, मगर इस बात का ये हल तो नहीं था। अभी तो आधे रात से पर्दा उठा था। मुझे मेरे वालिदैन ने खुद मुंह से बोलकर तो कुछ भी नहीं बताया था अभी तक। मैंने उस गुलदान के टुकड़े को एक तरफ फेंका और फिर गहरी सांस खारिज करके कमरे से बाहर निकल आई। इस वक्त मेरे चचा कमरे में अकेले थे। जब मैं सीधा कमरे में चली गई, वो नीम दराज बिस्तर पर बैठे खांस रहे थे और मेरी वालिदा को आवाज देकर पानी मांग रहे थे। जब मैंने उन्हें इस हालत में देखा तो इंसानियत के नाते ही सही उन्हें पानी का गिलास थमा दिया, जिसे पीकर उनकी तबीयत कुछ बहाल हुई और कहने लगे, बेटा क्यों मेरी जात पर जुल्म कर रही हो तुम? जानती हो तो हो मेरी जान कि दुनिया में मुझे कोई भी तुमसे बढ़कर नहीं है, तो मेरी औलाद हो आखिर, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो? मुझसे मजीद खामोश रहना मुश्किल हो चुका था। मैं फौरन से फट पड़ी और रोते हुए वहीं फर्श पर गिर गई और फिर चचा के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे सच बता क्यों नहीं देते? आखिर क्यों आप लोगों ने ऐसा किया? आज क्यों हर जगह हमें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है? आपको एक बार भी शर्म नहीं आई? मेरे अल्फाज सुनकर पहली मर्तबा मैंने अपने वालिद को मेरी बात पर गुस्सा होते देखा था। उनका चेहरा सुर्ख हो चुका था। कहने लगे कि बस इससे ज्यादा कुछ मत बोलना तुम। अब तक तुम जो बोलती आ रही हो हम नादानी समझकर बर्दाश्त करते रहे, मगर अब मजीद नहीं। तुम सच सुनना चाहती हो ना, तो लो सुन लो। मैं सांस रोके चचा की हर एक बात सुन रही थी और वो मुझे अव्वल से आखिर हर एक बात बताते चले जा रहे थे। मैं तो सांस भी लेना भूल चुकी थी। चचा सारे राज बताने के बाद अपने चेहरे पर हाथ रखे फूट फूट कर रोने लगे, जबकि मुझ पर तो जैसे मनो भारी पत्थर गिर चुके थे। समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या कहूँ। मैं उठी और बगैर कुछ बोले अपने कमरे में आ गई। ये मैंने क्या कर दिया था? आज से 18-19 साल पहले मेरी वालिदा और मेरे वालिद की पसंद की शादी हुई थी। मेरे वालिद दूसरे मुल्क में पढ़ने के लिए जाना चाहते थे, जबकि मेरी वालिदा भी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। इसीलिए घर वालों ने सिर्फ उनका निकाह ही किया था। रुखसती जब मेरे वालिद पढ़ाई मुकम्मल करके आते तभी होनी थी, मगर मेरे वालिद और वालिदा निकाह के बाद अक्सर मिला करते थे और इसी बीच उन्होंने अपना रिश्ता कायम कर लिया। इस बारे में सिर्फ मेरे वालिद के भाई यानी कि मेरे चचा को ही पता था। अक्सर वही उनकी मुलाकातें करवाया करते थे, मगर एक रोज मेरे वालिद को अचानक हार्ट अटैक आ गया। उनकी तबीयत शदीद खराब हो चुकी थी। मेरे चचा ने अस्पताल में लेकर गए। जब ये बात मेरी वालिदा को पता चली तो वो बर्दाश्त न कर सकी। जानती थी कि घर वाले मिलने नहीं देंगे, इसीलिए उन्होंने देवर को फोन किया और कहा कि मुझे किसी तरह मेरे शौहर से मिलवाओ। देवर आधी रात को खुफिया तरीके से आए और भाभी को यानी कि मेरी माँ को अपने साथ उनके शौहर से मिलवाने के लिए अस्पताल लेकर चले गए, मगर जब तक मेरी वालिदा पहुंची मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था। ये खबर मेरी वालिदा सह न सकी और वहीं बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर उन्हें अलग कमरे में ले जा चुके थे, जहां पर यह खबर मिली कि मेरी वालिदा हामला है। यह खबर उस अस्पताल में मौजूद नर्स जो कि उसी गाँव की थी उसी ने ही फैलाई थी। बस फिर क्या था, पूरे गाँव में ये खबर फैल गई कि भाभी और देवर में नाजायज ताल्लुकात थे, जिसकी खबर शौहर को मिली तो उसे दिल का दौरा पड़ गया और मौके पर ही वफात पा गया। पूरे गांव में बदनामी हो चुकी थी, यहाँ तक कि दोनों के घर वालों ने भी शदीद नफरत का इज़हार किया। वो किस किस का मुंह बंद करवाते। आखिर को मेरी वालिदा को मेरे चचा लेकर यहाँ शहर में आ गए। ये सारे अल्फाज सारी रात मेरे जहन में गूंजते रहे। असल हकीकत तो ये थी और मैं क्या से क्या समझती चली जा रही थी। मेरे चचा तो बड़े ही बाइज्जत थे। उन्होंने तो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी भी दे दी थी और मुझे बिल्कुल अपनी औलाद जैसी मोहब्बत दी थी। मेरी माँ तो कहीं से भी गलत नहीं थी, उन्होंने तो मेरे वालिद से ही मोहब्बत की थी। कई दिनों तक मैं शौक किसी कैफियत में रही और फिर जब चचा और माँ से नजर मिलाने के काबिल हुई तो कमरे से बाहर निकली और उन दोनों के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। चचा ने मुझे सीने से लगा लिया और कहने लगे, तुम्हें हकीकत का पता चल गया, बस यही काफी है, अब मजीद रोने की जरूरत नहीं। लोगों का क्या है, उन्हें तो मौका चाहिए बात करने का। हम ये मोहल्ला छोड़कर भी कहीं और चले जाएंगे। इसके बाद हमने वो इलाका भी छोड़ा और दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गए। मैंने आगे की पढ़ाई करनी थी तो अम्मी और मेरे वालिद ने मुझे पढ़ाई के लिए दूसरे मुल्क भेज दिया ताकि मैं इन सारे डिप्रेशन से दूर रह सकूं।